हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभात क्लासेज यूट्यूब चैनल। आज आपके बीच एक और नया टॉपिक को लेकर आया हूं जो फिजिक्स का है और उसका नाम है सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। तो अर्धचालक क्या होते हैं, जैसे आपको अर्धचालक के बारे में थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन के अंदर जानकारी देता हूं। अर्धचालक क्या होते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए कि पुराने समय के अंदर जो लैपटॉप यानी कंप्यूटर आते थे, पीछे से बड़े आते थे, बहुत सारे बड़े बड़े आते थे। लेकिन सेमीकंडक्टर का यूज़ करके आज मिनी लैपटॉप भी आ गए, नहीं सुपर जो छोटे छोटे लैपटॉप भी आ गए हैं। वो किसकी मदद से हुआ है, आपके जो सेमीकंडक्टर का यूज़ करके हुआ है। इस और भी हमारे जो जीवन के अंदर बहुत सारे काम को आसान कौन बनाता है, सेमीकंडक्टर बनाता है। नहीं, अर्धचालकों का उपयोग करके हम जीवन के अंदर बहुत सारे इजी तरीके से काम कर सकते हैं। और अपन ने सोचा कि जो सूर्य की ऊर्जा है, जैसे यहाँ पर सूरज देवता हैं, सूरज देवता बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन सूरज की किरणें पड़ रही हैं, तो मानव ने सोचा क्यों नहीं इसको अपन लाइट की तरह यूज ले लें। तो उन्होंने क्या किया कि पैनल लगा दी। क्या लगा दी? पैनल लगा दी, सोलर पैनल लगा दी। क्या लगा दी? सोलर पैनल लगा दी। इसकी मदद से क्या किया जाता है, सूर्य के प्रकाश को किस में कन्वर्ट किया जाता है, आपके किस में, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इन्हीं लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम किसने किया, आपका सोलर पैनल, जिसके अंदर कौन लगे रहते हैं, सिलिकॉन। यानी सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर की मदद से तो हमने सूरज की जो ऊर्जा थी, यानी सोलर एनर्जी था, उसको किस में कन्वर्ट किया है, लाइट एनर्जी, जो हमारे जीवन में काम आती है। नहीं, जो सेमीकंडक्टर का यूज करके हम बहुत सारे अपने जीवन को इजी बना सकते हैं। तो अब अपन ये समझते हैं कि जो सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर को समझने से पहले कुछ अपन को टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। तो पहली टर्मिनोलॉजी आती है ऊर्जा बैंड। जो ऊर्जा बैंड इसमें अपन पढ़ते हैं वो क्या होता है, ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड बेसिकली क्या होता है, निकटवर्ती ऊर्जा स्तरों का समूह होता है। निकटवर्ती ऊर्जा स्तरों का समूह, इसकी मैक्सिमम एनर्जी है, इसकी मिनिमम एनर्जी है। निकटवर्ती ऊर्जा स्तरों का समूह क्या कहलाता है, ऊर्जा बैंड। अर्थात एक जैसे इलेक्ट्रॉन की संभव ऊर्जा प्राप्त होती है, एक जैसे इलेक्ट्रॉन की संभव ऊर्जा प्राप्त को क्या कहा जाता है, ऊर्जा बैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊर्जा बैंड कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सोडियम लेता हूँ, 2 8 1 होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या होते हैं, 2 8 और 1। उसके बाद जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है, चालक इलेक्ट्रॉन हो गया, चालक इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो चालन बैंड के अंदर उपस्थित होते हैं उसे चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो संयोजी बैंड के अंदर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चालक बैंड और संयोजी बैंड। चालक को मैं Cb से लिखूंगा, कंडक्टिंग बैंड, और इसको वैलेंस बैंड Vb से लिखूंगा। इसके अंदर कौन उपस्थित होगा, चालक इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर कौन उपस्थित होगा, आपका मुक्त। जैसे संयोजी जो बैंड होता है, इसके अंतर्गत आपका उपस्थित कौन होता है, आपका जितने भी प्रकार के वैलेंस बैंड है उसके अंदर कौन से होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। क्योंकि संयोजी बैंड है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। कौन उपस्थित होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कौन उपस्थित होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। उसके बाद मैं देख लेता हूं कि जो चालन बैंड और वैलेंस बैंड है, जैसे मैं इसको ग्राफ की मदद से देखता हूं। ये एनर्जी ले ली, ठीक है। ये हो गया आपका कंडक्टिंग बैंड, ये हो गया वैलेंस बैंड, ठीक है। कंडक्टिंग और वैलेंस बैंड के मध्य का ऊर्जा अंतराल कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं, आपके एनर्जी गैप कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, जो गैप अंतराल यानी ऊर्जा अंतराल बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ऊर्जा अंतराल। इसको मैं डेल्टा Eg से लिखूंगा, Eg से लिखूंगा। यानी इसे वर्जित ऊर्जा अंतराल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का पाया जाना वर्जित होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पाया जाना वर्जित होता है, इसलिए क्या बोला जाता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। और Eg भी बोला जाता है, नहीं ऊर्जा अंतराल भी बोला जाता है, और वर्जित ऊर्जा अंतराल और बैंड अंतराल भी बोला जाता है। दो बैंडों के मध्य अंतराल है, इसलिए बैंड अंतराल भी बोला जाता है। जैसे यहाँ पर भी कोई भी फोटोन आएगा तो इससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर किसमें जाएगा, Cb के अंदर। ई के अंदर कोई भी एस न्यू, Sc बाई लैम्डा, ठीक है। ये जो कोई भी आपका फोटोन आएगा तो उस किस पे पड़ेगा,
फोटोन किस पे पड़ेगा, आपका Cb पे पड़ेगा। Cb पड़ने के बाद उसमें कंडक्टिंग बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा, तभी तो उसके अंदर चालन होगा, किसका, आपके इलेक्ट्रॉनों का चालन होगा। उसके बाद में जो यहाँ पर क्वेश्चन था कि एनर्जी देके आपसे लैम्डा भी पूछ लेता है, तो आपको ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको लैम्डा देके एनर्जी पूछ ले, एनर्जी देके लैम्डा पूछ ले, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर आधारित कर सकते हो, या फिर ई को कैसे करोगे, 12,400 अपॉन लैम्डा। ये मैं आगे आपको मॉडर्न फिजिक्स के अंदर बताऊंगा। क्या बताऊंगा, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर 12,400 अपॉन लैम्डा, ठीक है। इससे भी मदद से कर सकते हैं। आगे अपन देखते हैं कि जो इनका वर्गीकरण किया गया है, जो सेमीकंडक्टर के अंदर चालक, अर्धचालक, इनका वर्गीकरण, चालक, अर्धचालक और अचालक का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो अब देखते हैं कि ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है, चालक, अर्धचालक और अचालक। क्या है, चालक, अर्धचालक और अचालक। चालक, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो पहले 5 चीज़ों के आधार पर इनका वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाए तो इन सब प्रकार के पदार्थों से ही पता चलता है कि चालक, अचालक और अचालक क्या होते हैं। ईजी, आपको वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल चालक के अंदर लगभग 0 होगा। कितना होगा, लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। उसके बाद जो अर्धचालक होगा उनमें लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और जो अचालक उसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, उसे क्या बोला जाता है, अचालक बोला जाता है। दूसरा आता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या आता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल का आरेख बनाना है, सॉरी इसका ऊर्जा बैंड का आरेख बनाना है। क्या बनाना है, आरेख बनाना है। तो आरेख कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर जो Cb एंड Vb एक दूसरे से क्या होंगे, अतिव्याप्त होंगे। क्या होंगे, अतिव्याप्त होंगे, ठीक है। Cb और Vb एक दूसरे से अतिव्याप्त होंगे, ठीक, अतिव्याप्त है। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, Cb और Vb के मध्य थोड़ा सा गैप होगा। ये Cb है और ये Vb है, ये Cb और ये Vb, इनके मध्य बहुत सारा गैप होगा। कंडक्टिंग बैंड और वैलेंस बैंड के मध्य बहुत सारा गैप होता है, तभी तो इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर नहीं होता है, इसलिए तो उसको अचालक बोला गया है। धारा चालन में इसमें कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। कौन होगा, धारा चालन होगा या नहीं होगा, सॉरी धारा चालन होगा, हाँ होगा। और इसमें होगा भी और नहीं भी होगा, हाँ और नया भी, हाँ भी होगा और नहीं, कभी होता है और कभी नहीं भी होता है। लेकिन इसके अंदर नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आवेशवाहक ही नहीं है तो कोई नहीं होगा। आवेशवाहक कौन होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और होल, इसके अंदर कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है। प्रतिरोधकता जो आपकी चालक है उसकी कम होती है और इसकी मध्यम होती है, इसकी कम हो गई, इसकी मध्यम हो गई और इसकी न्यूनतम हो गई, सॉरी इसकी अधिकतम हो गई। क्या हो गई, अधिकतम। और जिसकी प्रतिरोधकता अधिकतम होती है उसकी चालकता न्यूनतम होती है, जिसकी प्रतिरोधकता न्यूनतम होती है उसकी चालकता अधिकतम होती है। और यहाँ पर मध्यम और यहाँ पर न्यूनतम। ये 6 प्रकार थे जिसकी मदद से अपन ने ये डिसाइड किया कि जो चालक, अचालक और जो अचालक कौन कौन से पदार्थ होते हैं। अब हमें जो तापमान का प्रभाव होता है वो पढ़ते हैं कि जो चालक और अचालक पर तापमान यदि बढ़ाए या कम किया जाए तो उसके ऊपर प्रतिरोधकता और उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर ग्राफ बनाया मैंने, ये 2 ग्राफ हैं। आप 2 ग्राफ है, किसका है, आपके जो आपकी प्रतिरोधकता है और समय के मध्य ग्राफ बना रखा है। तो आपको पता होना चाहिए जो चालक होते हैं उनकी पॉजिटिव ढाल आती है, जो अचालक होते हैं उनकी नेगेटिव ढाल आती है। क्या आती है, नेगेटिव ढलान आती है। तो अचालक में क्या होता है कि यदि इसका तापमान बढ़ाएं तो इसके अंदर क्या होगा, प्रतिरोधकता बढ़ेगी, सॉरी तापमान बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, उसकी चालकता कम होगी। इसके अंदर तापमान बढ़ेंगे तो R घटेगा और क्या होगी, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ये तो हो गए अर्धचालक और ये चालक का।
ये डायरेक्ट एग्जाम के अंदर रिलेशन आ जाता है कि यदि चालक के अंदर तापमान बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिससे उसकी चालकता कम हो जाएगी, और यदि इसका तापमान बढ़ाएंगे तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और चालकता बढ़ जाएगी। और एक और क्वेश्चन आ जाता है कि जो सेमीकंडक्टर है उसके कौन कौन से उदाहरण होते हैं। तो सेमीकंडक्टर के मैं उदाहरण बताता हूँ। तो सेमीकंडक्टर दो प्रकार का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक नेज और एक होता है कंपाउंड। ठीक है, इंट्रिंसिक और कंपाउंड। इंट्रिंसिक के अंदर होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम, और कंपाउंड के अंदर है तो इसके अंदर भी बहुत सारे होते हैं। एक होता है इनऑर्गेनिक, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है ऑर्गेनिक पॉलीमर। तो इनऑर्गेनिक के अंतर्गत कौन आते हैं, सीडीएस, कौन आ गए, सीडीएस, जीएएस, उसके बाद आईएनए भी हो जाता है, लेकिन और उसके बाद ऑर्गेनिक के अंदर आता है आपका एंथ्रासिन, डोप्थेलोमाइसिन। कौन आता है, एंथ्रासिन, एंथ्रासिन और डोप्थेलोमाइसिन। कौन आ गया, डोप्थेलोमाइसिन। कौन आ गया, डोप्थेलोमाइसिन। उसके बाद पॉलीमर के अंदर आता है पॉलीपायरोल, पॉली एनिलीन एंड पॉलीथायोपिन। पॉलीपायरोल, पॉली एनिलीन एंड पॉली आपका थायोफिन आता है, किसके अंदर आता है, ऑर्गेनिक पॉलीमर। तो ये क्या हो गए, उदाहरण हो गए। तो आज की क्लास के अंतर्गत हमने जो सेमीकंडक्टर था उसके बारे में जाना कि उसके पदार्थों को वर्गीकरण किस आधार पर किए गए हैं, टर्मिनोलॉजी पढ़ी, उसके बाद उसके ऊपर ताप का प्रभाव भी पढ़ा है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम जो इंट्रिंसिक है उससे स्टार्ट करेंगे और आगे तक बढ़ेंगे। यदि इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। लाइक, शेयर एंड धन्यवाद।